वंदे मातरम श्रोताओं, जय हिंद। मैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर कुंवर जयपाल सिंह चौहान, रिटायर्ड भारतीय वायुसेना से पिछले कुछ दिनों से देश के अंदर एक भूचाल सा आया हुआ है। एक अजीबो गरीब उथल पुथल सी होने लगी है। जगह जगह उपद्रव हो रहे हैं। लोग सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचा रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं, बसों को जला रहे हैं, यहाँ तक कि व्यक्तिगत लोगों की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जगह जगह लोगों का एक गुस्सा नजर आ रहा है। गुस्सा मैं वर्ड शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे गुस्सा नहीं लगता, ये कुछ और है। क्योंकि सेना के अंदर अनुशासन, कुछ कर गुजरने का जज्बा, नामुमकिन को मुमकिन करने का मादा, ईमानदारी, सेवा भाव, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का एक अजीबो गरीब दिलो दिमाग पर एक नशा होता है। और जो लोग इस हिंसात्मक तोड़फोड़ में लगे हुए हैं, मैं समझता हूं सेना को इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सेना किसी विद्रोही या किसी राष्ट्र को का हित करने वाले को कभी पनाह नहीं देती। कुछ लोगों का कहना है कि ये युवक जब युद्ध भूमि में होंगे और दुश्मन के साथ लोहा ले रहे होंगे, उस वक्त लड़ाई से ज्यादा इनको ये चिंता होगी अपने रिटायरमेंट की, अपने भविष्य की। तो ये किस तरीके से वहां लड़ेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि 4 साल के बाद जब ये रिटायर होकर आएंगे और 25% की कैटेगरी में नहीं होंगे, सेलेक्ट नहीं होंगे, तो इनका भविष्य क्या होगा, क्या ये आतंकवादी हो जाएंगे। मैं सिलसिलेवार इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ अग्निपथ स्कीम क्या है, इसके बारे में प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। और ये मेरा एक निष्पक्ष विचार होगा, क्योंकि ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूं, मैं देशभक्त हूं और सच्चाई का समर्थक हूं। पहले हम जान लेते हैं कि अग्निपथ स्कीम है क्या और इसकी भारत को जरूरत क्यों पड़ी, सरकार ने इसको लॉन्च क्यों किया। जगह जगह कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोगों ने भी चर्चा में भाग लिया होगा कि जब भी कभी कोई आपदा आती है तो अंतिम सॉल्यूशन किसी के पास भी सेना की मदद होता है और सेना उसमें हमेशा खरा उतरती है। ये को उस सेना के लोगों के अंदर एक जज्बा होता है। और तब लोग कहते हैं कि फौज की ट्रेनिंग प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। यह आम सुनने को मिला। इसी क्रम के अंदर भारत सरकार ने यह स्कीम लॉन्च करी। इससे जो एस्टेब्लिशमेंट होता है सरकार का अप्रूव्ड, उस एस्टेब्लिशमेंट पर अग्निवीरों के भर्ती होने का कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जो वैकेंसीज हैं तीनों सेनाओं की, वो यथावत बनी रहेंगी और ये जो अग्निवीर हैं जिनकी भर्ती होगी, ये उसके ऊपर होंगे। पहले सेना सीधी भर्ती करती थी, अब सेना को मान लीजिए
कि 25 लोगों की आवश्यकता है, सेना जो है 100 लोगों की नियुक्ति करेगी और 100 लोगों को ट्रेन करके 4 साल अपने पास रखेगी और सेना के जितने कार्य हैं वो सारे ये लोग करेंगे। 4 साल के अंदर जो मेरिट वाले लोग होंगे, जिनकी एआर अच्छी होगी, जिनका प्रदर्शन अच्छा होगा, उनको सेना अपने अंदर ले लेगी। बाकी 75% को 4 साल के बाद वो फौज से रिटायर कर देगी। पहली बात तो, अगर हम अभी तक की जो भर्तियों की स्कीम चली आ रही थी उससे इसकी तुलना करें तो पहले जो 25% भर्तियां होती थी, अभी भी 25% ही नहीं, 25 ही नहीं, माफ कीजिएगा, 25 ही नहीं, 125 की जगह 100 भर्तियां होंगी। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। यानी कि 75 जो हमारे अग्निवीर होंगे वो ओवर एंड अबव आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की जरूरत से ज्यादा होंगे। इस 4 साल की ट्रेनिंग में, क्योंकि हर एक किसी की प्रतिभा एक अलग अलग होती है, एक अच्छा पढ़ने वाला जरूरी नहीं है कि वो अच्छा आईएएस बन सके, एक अच्छा आईएएस जरूरी नहीं है कि वो अच्छा फौजी बन सके, एक अच्छा फौजी ये नहीं जरूरी नहीं है कि अच्छा समाज सेवक बन सके। हर एक किसी की परमात्मा ने एक प्रतिभा दे रखी है। अब जब ये 4 साल काम करेंगे तो सेना अपने लिए जो उपयुक्त लोग हैं उनको अपने अंदर 25 को ले लेगी। एक उदाहरण बतौर मैं 100 बोल रहा हूं, 100 में से 25 को अपने अंदर ले लेगी। लेकिन ये जो 75 लोग रह गए, ये खाली हाथ नहीं जा रहे। अगर इसको ध्यान से सोचा जाए तो इनको बहुत कुछ मिलेगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सेना की भर्ती के लिए या किसी भी सरकारी भर्ती के लिए जितने लोग फॉर्म भरते हैं, क्या सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं? क्या सारे फॉर्म भरने वाले लोगों को नौकरियां मिलती हैं? यहां पर एक की जरूरत है तो 4 लिए जा रहे हैं, यानी कि रोजगार 4 साल का सुनिश्चित किया जा रहा है, फ्री खाना, फ्री रहना, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और साथ में उनको मॉनेटरी बेनिफिट तनख्वाह के रूप में दिया जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद, जो 4 साल के बाद रिटायर होंगे, 4 साल के बाद एक तो जिन्होंने की 12वीं करी हुई है, भारत सरकार ने इग्नू से टाई अप किया हुआ है और ये लोग इग्नू का एग्जाम देकर ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ वापस आएंगे। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो 12वीं करने के बाद भी 12+3 स्कीम के अंदर 3 साल का उनको ग्रेजुएशन करना पड़ता और उस ग्रेजुएशन के लिए उन्हें हॉस्टल की फीस देनी पड़ती, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की फीस देनी पड़ती, जो कि अब नहीं देनी पड़ेगी। पहला फायदा। और उनको ग्रेजुएशन की डिग्री साथ में मिल जाएगी। दूसरी बात, गृह मंत्रालय ने और माननीय गृह मंत्री ने यह घोषणा करी है कि जितने भी अग्निवीर होंगे उनको गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है उनके अंदर उनकी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में विभिन्न जो हमारी प्रादेशिक
सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या अन्य, उन्होंने घोषणा की है कि जितने भी अग्निवीर होंगे उनको हमारी पुलिस सेवाएं व अन्य सेवाओं के अंदर प्राथमिकता होगी। यानी कि कहने का मतलब जितने ये 100 में से 75% जो ये अग्निवीर सेना से वापस आए, इनको एक रिजर्वेशन विभिन्न सरकारी नौकरियों के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा, जो कि पहले नहीं था। पहले जो फेल हो जाते थे सेना के एंट्रेंस एग्जाम में या भर्ती में हम कहें, तो खाली हाथ रहते थे। अब उन्हें एक तो विभिन्न सरकारी नौकरियों के अंदर एक रिजर्वेशन हो गया 75 में से प्रतिशत में से। दूसरा, जब वो रिटायर होके आएंगे तो 11,71,000 रुपए उनको एक मुश्त होगी, और जो मासिक तनख्वाह में से 11,72,160 रुपए जो अर्न करेंगे, क्योंकि उनका खाना फ्री है, रहना फ्री है और मेडिकल सर्विसेज फ्री हैं, अगर ये उसमें से भी कुछ बचा लेते हैं तो प्रत्येक जो हमारा अग्निवीर है वो 15 से 20 लाख कम से कम ये धनराशि लेकर वो वापस आएगा। फौज के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा, कि ये जो व्यक्ति आएगा ये साधारण व्यक्ति नहीं होगा। इसके साथ अनुशासन, कुछ कर गुजरने का जज्बा, नामुमकिन को मुमकिन में बदलने का मादा, सेवा भाव, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ये व्यक्ति जब सिविल स्ट्रीट के ऊपर आएगा, और जैसा कि विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने भी घोषणा करी है कि वो अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेना का जो सिपाही होता है उसके अंदर एक खास बात होती है, वो टारगेट ओरिएंटेड होता है। उसको आप टारगेट दे दीजिए, वो हर हालत के अंदर वो टारगेट अपना पूरा करके ही दम लेगा, ज्यादा बात नहीं करेगा। इसलिए जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनकी पहली पसंद सेना से रिटायर हुए लोग। तो अगर अब देखा जाए तो ये एम्प्लॉयमेंट की एम्पल अपॉर्चुनिटी इन सभी अग्निवीर, चाहे वो सेना के अंदर रह गए हों या सेना से बाहर 4 साल बाद आ गए हों, उन सबके पास एक काफी जो है एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज उनके पास अवेलेबल होंगे। अगर कोई व्यक्ति नौकरी नहीं करना चाहता है तो इतनी धनराशि जो तकरीबन 20 लाख के आसपास है, 18 लाख है, तो इसके साथ वो कुछ अपना रोजगार कर सकता है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, सेना से रिटायर्ड हुआ व्यक्ति एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी होता है, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा का धनी। अगर उसे आप किसी होटल के व्यवसाय में लगा दें तो केटरिंग का मास्टर है। अगर उसकी ऑर्गेनाइज कुछ करना है तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजर्स। अगर आप सिक्योरिटी में उसको लगा दें, क्योंकि ये तो उसका ब्रेड बटर रहा है फौज के अंदर इत्यादि। फौज के अंदर एक नहीं सैकड़ों तरीके के चीजें फौज के अंदर स्वतः ही व्यक्ति सीख जाता है। और सबसे बड़ी बात है दृढ़ निश्चय, जो कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी के उससे कहूंगा। उन्होंने कहा, दे शिवा वर मोहि अहे शुभ कर्म न ते कबहो न टरों। दे शिवा वर मोहि अहे शुभ कर्म न ते कबहो न टरों। न टरों जब जाए लड़ों अरिसों निश्चय कर अपनी जीत करूं। एक फौजी हर क्षेत्र के अंदर अपनी जीत हासिल करना अच्छी तरीके से जानता है। यही जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि जिस समय दुश्मन के साथ में वो गोली चला रहा होगा, उसे डर होगा कि 4 साल बाद मेरा हर्ष क्या होगा, मैं बेरोजगारी का उसे डर सताएगा तो गोली क्या चलाएगा।
यही उनका जवाब है। फौजी जब लड़ता है सीमा के ऊपर तो देश वावर मोही है शुभ कर्म नते कबहो न टरो जब जाए लड़ो अरिसो निश्चय कर अपनी जीत करूं। उसके सामने सिर्फ जीत और जीत ही होती है, उसके सामने सिर्फ राष्ट्र और राष्ट्र ही होता है। कोई भी चीज उसको विचलित नहीं कर सकती। उसका मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं। कारगिल युद्ध के दौरान मेरे पास मेरे एक जूनियर वारंट ऑफिसर आए जब मैं तैनाती थी मेरी बॉर्डर के ऊपर, कि सर जो हमारे वारंट ऑफिसर शेखावत हैं उनकी वाइफ की हालत बहुत खराब है, वो जो हैं वेंटिलेटर पर हैं और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन वो इस विषय पर आपसे बात करना नहीं चाहते। हमने उनसे काफी कहा, उनको छुट्टी पे जाने की आवश्यकता है। आप समझ सकते हैं किसी पत्नी की ये सीरियस कंडीशन हो तो उसके दिलो दिमाग पे क्या गुजर रहा हो। मैंने वार्ड ऑफिसर शेखावत को बुलाया और मैंने कहा, शेखावत साहब, जितनी देश सेवा जरूरी है उतना परिवार के लिए आपका धर्म भी जरूरी है। उन्होंने क्या जवाब दिया, सर मैंने उनको फोन करके कह दिया, यानी अपने घर वालों को कह दिया है, कब जो भी है जैसा भी है आप संभालो। जिंदगी के अंदर ये मुझे एक मौका मिला है जिसे मैं देश सेवा के लिए दुश्मन का सामना करके अपने पुरुषार्थ को, अपनी देशभक्ति को सिद्ध कर सकूं, और इस मौके को मैं किसी भी तरीके से हाथ से जाने नहीं दूंगा। आज एक सैनिक बहुत जरूरी है, उसी का योगदान होगा जो हमें विजय दिलाएगा। एक सैनिक की कमी भी हमारी सेना की कमी होगी, और मैं अपने कारण इस कमी को पैदा नहीं करना चाहता। मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जाऊंगा। और वारंट ऑफिसर शेखावत डटे रहे। तो ऐसा नहीं कि बॉर्डर के ऊपर कोई सैनिक होगा, गोली चला रहा होगा और उसे ये चीज आएगी, क्योंकि वो तो स्वतः ही फौज के एक माहौल के अंदर ओतप्रोत हो चुका होगा। जब वापस आएगा तो जैसा मैंने बताया उसके ऊपर कई उसके पास एवेन्यूज होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग सेना में अब तक जो भर्ती होती रहती थी और जो लोग सेना की भर्ती में फेल हो जाते थे, क्या उनमें से किसी के पास 4 या 5 साल के उपरांत करीब 20 लाख रुपए का कैश है, या कहीं से सजो पाए? युवाओं, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये आपको एक मौका मिल रहा है। साथ में देश का इससे क्या फायदा है? देश का इससे ये फायदा है जो कि मैंने कहा था कि लोग कहते रहते थे कि सबको सेना की ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए। कल अगर हमारा युद्ध हो जाए, विश्व युद्ध हो जाता है, या किसी बड़े देश के साथ हमारा युद्ध होता है और उस समय हमें सैनिकों की आवश्यकता पड़े, तो ये हमारे जो अग्निवीर होंगे, विभिन्न प्रतिष्ठानों में जो कार्य कर रहे होंगे, ये हमारे पास हैंडी होंगे। एक तैयार फौज एक ऐसी होगी जो कि एक सीटी की आवाज में स्वेच्छा से देश पर मर मिटने के लिए ये आगे आ जाएगी। साथ में चाहे वो सरकारी महकमे हो या व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, उनके अंदर
जब एक सैनिक भर्ती होगा, जब एक अग्निवीर भर्ती होगा, उसका तो दिलो दिमाग ही अलग होगा, उसका तो कार्य करने का एक लहजा ही अलग होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और एक बात और बताना चाहता हूं। जो युवा इन तोड़फोड़, आगजनी इत्यादि में लिप्त हैं, फौज को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। और मैं युवाओं आपको सतर्क भी करना चाहता हूं। भर्ती से पहले हर एक किसी की एक रिपोर्ट जाती है। पहली बात तो इन तोड़फोड़ और आगजनी वालों को मैं देशद्रोही कहता हूं। कारण कुछ भी हो, लेकिन आपको राष्ट्र की संपत्ति का अहित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस राष्ट्र की संपत्ति में जो सड़क के किनारे एक साइकिल वाला पंचर ठीक करता है, एक मोची जो जूते गांठता है, उसका भी योगदान है। और ये देश हम सबके बनाने से बनता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति इसके अंदर तोड़फोड़ करता है, वो व्यक्ति मैं उसे देशद्रोही मानता हूं। और देशद्रोही के लिए सेना के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है। नियमानुसार ऑल्सो जितने भी लोग इन चीजों में लिप्त हैं, पुलिस उनकी डायरी बना रही हो, और जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो पुलिस की तरफ से ये सारे के सारे लोग अनफिट डिक्लेयर किए जाएंगे। और ऐसे लोग, इसलिए आप लोग बहकावे में मत आइए। उन लोगों की जन्मपत्री टटोल के देख लीजिए जो लोग बहका रहे हैं। वो क्या सेना से कहीं संबंधित हैं? क्या उन्होंने अपने पुत्र या पुत्रियों को सेना के लिए प्रोत्साहित किया है, या वो उसके अंदर हैं? अपने तो पढ़ने विदेश में, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। एक धब्बा आपके अंदर इस आतंक में लिप्त होने का या सरकारी तोड़फोड़, हड़ताल, इनका अगर लग गया तो सेना में आपको जगह नहीं मिलेगी। विश्वास करके रखिए, ये आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप चाहे जितने प्रदर्शन कर लें, सरकार का अपना एक नियम है, एक कानून है। इसलिए मैं भारत के प्रत्येक नौजवान को ये सलाह देना चाहूंगा, कुछ ही दिन शेष बचे, आप लोग पूरी मेहनत के साथ डट जाइए और अग्निवीर बनिए, भारत की ताकत बनिए। और भारत की ताकत बनकर भारत को कमजोर बनने वालों के ऊपर लोहे के मुक्के से वार करने की शक्ति रखिए, वो शक्ति बनाइए। जय हिंद, जय भारत।